आज फिर आपको एक ऐसे एक्सपर्ट से मिला रहा हूं, शर्मा साहब, जो एचडीएफसी के नेशनल लीड हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के। उनकी लर्निंग से हम लोग ये समझने की आज कोशिश करेंगे कि किस तरह से रिटायरमेंट के सॉल्यूशंस हो सकते हैं। प्लानिंग की बात तो पिछली बार की थी, आज हम लोग सॉल्यूशन की बात करेंगे और उसमें एचडीएफसी क्या भूमिका निभाती है उस पर भी हम लोग वीडियो को आगे देखने से पहले काइंडली सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच। बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं ताकि तमाम नोटिफिकेशन हर वीक में जो 3-4 वीडियो डाली जाती है नई, उसके बारे में आपको जानकारी मिल सके। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार शर्मा साहब, आज फिर आपसे नमस्कार। मिलके नमस्कार नमस्कार आज फिर आपसे मिलकर सचमुच में खुशी हो रही है। सेम हियर, बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली बार हम लोगों ने आपने बड़े विस्तार से उस परिस्थिति के बारे में कि क्यों रिटायरमेंट प्लानिंग होनी चाहिए, बहुत विस्तार से आपने बात की और सचमुच में मुझे उम्मीद है कि वो वीडियो आज भी और आने वाले कई सालों तक लोगों की आंख खोलने का काम करेगा। मगर आज जिस पे हम लोग चर्चा करने चाह रहे हैं कि प्रॉब्लम अगर आइडेंटिफाई हो गया है तो फिर सॉल्यूशन क्या होगा। रिटायरमेंट प्लानिंग करने के बाद लोगों के पास सॉल्यूशन क्या है। एंड सेकेंडली, चूंकि हम और आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, तो म्यूचुअल फंड कहाँ तक उस सॉल्यूशन दे सकता है। और इसी में एक एडिशनल चीज मैं और कह ही देता हूँ ताकि आप पूरे समय लेके इसको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि एचडीएफसी के पास 3 प्रारूपों में 3 तरह के रिटायरमेंट सेविंग फंड्स हैं। करेक्ट, रिटायरमेंट फंड तो एक ही है मगर 3 तरह के उसके एसेट एलोकेशन पैटर्न है। तो वो कहाँ तक और किन के लिए वो बना है, तो ये तीनों इन सारी बातों पे आज आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। राइट, मृगेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर मुझे मौका देने के लिए, और मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। यकीन मानिए, आप ये जो कार्य कर रहे हैं रिटायरमेंट का, ये एक ऐसा कार्य है जो न केवल आपको आपके जीवन में इस भूलोक में सुकून पहुंचाएगा, लेकिन अगर कहीं जरूरत है तो वहां जाने के बाद भी सुकून पहुंचाएगा, क्योंकि ये धर्म का काम भी है कि अगर हम किसी का जीवन को सुरक्षित कर पाते हैं एक अच्छे एडवाइस से, मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कोई कार्य है। और ये तय है, जैसा कि पिछली बार हमने बात की थी, इस वक्त अगर मानव की सबसे बड़ी आर्थिक चुनौती है तो वो यही है कि रिटायरमेंट के समय एक तो उसकी उम्र लंबी होगी, दूसरा बच्चे साथ में नहीं होंगे, दूर होंगे, और ऐसे में वो अपना ध्यान कैसे रखे। तो ऐसे में अगर आपके पास समुचित पैसा है, आपके पास एक अच्छा कॉर्पस है, तो आप अपने इस जीवन के इस काल को भी, जिसको आप सनसेट ईयर्स कहते हैं, बहुत ही खुशियों के साथ, आनंद के साथ भोग सकते हैं। बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि जीवन का आनंद ही उन सालों में है जब आपके पास एक चीज होती है जो जीवन में बहुधा नहीं मिलती है, जिसे हम आजादी कहते हैं। और ये आजादी तब प्राप्त होती है जब आपके पास में फाइनेंशियल फ्रीडम हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया मृगेंद्र जी। और मैं अपनी बात रखने के लिए, मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जो कि मैं चोरी करके लाया हूं अमेरिका से। अमेरिका का जिक्र क्यों कर रहा हूं? क्योंकि वहां पर हमने रिटायरमेंट की बातें अब करना शुरू की है। अमेरिका हमसे 2 जनरेशन पहले से रिटायरमेंट कर रहा है, और वहां तो सोशल सिक्योरिटी उसके बाद भी रिटायरमेंट प्लानिंग की जरूरत है। तो वो बहुत शोध करने के बाद अमेरिका ने एक स्ट्रेटेजी को अपनाया है रिटायरमेंट के लिए। वो स्ट्रेटेजी को बोलते हैं 3 बकेट स्ट्रेटेजी। उस स्ट्रेटेजी में क्या है कि आप अपना जो कॉर्पस है रिटायरमेंट का, जो भी आपका पैसा आपने रिटायरमेंट के लिए एकत्र किया, रिटायरमेंट के 2 भाग है मृगेंद्र जी। एक तो उस कॉर्पस का निर्माण करना, जब आप खेल रहे हैं, जो आपके अर्निंग ईयर्स है, राइट, जब आप काम कर रहे हैं तब आपको कॉर्पस का निर्माण करना है। और रिटायरमेंट होने के बाद उस रिटायरमेंट कॉर्पस, जो निधि आपने एकत्र की है, उस निधि को इस तरह से व्यवस्थित रूप से निवेश करना है कि ताउम्र वो आपके साथ में रहे। तो उसके 2 भाग हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमारे जो श्रोता हैं वो थोड़े से भ्रमित ना हो जाएं, कंफ्यूज ना हो जाएं कि मैं किस भाग की बात कर रहा हूं। तो जो व्यक्ति 60 वर्ष की अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, 65 वर्ष की अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं और सेवानिवृत्ति का जीवन जी रहे हैं, उनके लिए ये स्ट्रेटेजी है। ये स्ट्रेटेजी 3 बकेट स्ट्रेटेजी कहलाती है मृगेंद्र जी, जहां पर आप अपने वर्तमान खर्चों को, जो भी आपके जीवन के लिए आपको जितने पैसों की हर महीने आपको जरूरत है, उसको आप सुनिश्चित करते हैं सेफेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से, राइट। जहां तक मेरी को बात समझ में आती है मृगेंद्र जी, ऐसा कोई भी वित्तीय समस्या नहीं है आपकी जिसको कि म्यूचुअल फंड हल ना कर सकता हो, या म्यूचुअल फंड के पास जिसका हल ना हो। म्यूचुअल फंड सिर्फ 2 बातें नहीं करता है इस पूरी वित्तीय दुनिया में।
एक तो है इंश्योरेंस, वो इंश्योरेंस कंपनीज करती है, और दूसरा है सब्सिडाइज्ड रिटर्न। सब्सिडाइज्ड रिटर्न देने की ताकत केवल और केवल सरकार के पास में, उसको सोशल सिक्योरिटी कहते हैं, क्योंकि सरकार को टैक्स मिलता है। और आप जानते हैं कि जो बहुत ज्यादा योग्य होते हैं, जो बहुत ज्यादा आमदनी कमाते हैं, सरकार उससे कर प्राप्त करती है। सरकार बाकी दूसरे आयामों से भी कर प्राप्त करती है और समाज के उस वर्ग की सहायता करती है जिसको की सहायता की जरूरत है। इसको हम सब्सिडाइजेशन ऑफ फैसिलिटीज कहते हैं। तो उसमें एक सब्सिडी ब्रिगेडरी जी क्या है कि सरकार कुछ उम्र के लोगों के लिए जो प्रचलित ब्याज दर है उससे ज्यादा ब्याज दर की योजनाएं लेके आती है। तो मैं म्यूचुअल फंड में रहते हुए भी आपसे आग्रह करूंगा कि इस सब्सिडी का उपभोग करना चाहिए, जहां तक संभव हो करना चाहिए। ये लिमिटेड होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती है। किसी योजना में आप 4 साढ़े 4 लाख रुपए अधिकतम निवेश करते हैं तो किसी में 15 लाख तक कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, वो स्ट्रेटेजी क्या है, 3 बकेट स्ट्रेटेजी है कि आने वाले 2 साल से लेकर 5 साल, ये योजनाएं 5 साल से आगे चलती भी नहीं है, 2 साल से 5 साल तक लिक्विड फंड्स, मनी मार्केट फंड्स और सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाने वाली जहां पर हायर इंटरेस्ट से दिया जाता है, उन योजनाओं को उपभोग करते हुए ये सुनिश्चित करना चाहिए कि निधि के इस टुकड़े को इस तरह से निवेश करें कि अगले 3 से 5 वर्ष का हर महीने का खर्चा आपको इसका ब्याज से निकल जाए, जो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर, आपका वित्तीय सलाहकार आसानी से आपके लिए व्यवस्था कर सकता है। एक दूसरी बकेट है, इस बकेट में आप क्या करेंगे ब्रिगेडियर जी, हम सभी जानते हैं कि ब्याज दरें शनै शनै कम हो रही और दुनिया में तो शून्य के आसपास पहुंच गई, बहुत से राष्ट्रों में तो ये शून्य से नीचे चली गई है। तो हमारा ये मानना है, हो सकता है भविष्य में हम गलत साबित हो, पर हमारा ये मानना है कि हिंदुस्तान में भी ये दिशा रहेगी और आने वाले समय में जो इंटरेस्ट रेट है वो कम होते चले जाएंगे। इसको हम निवेश की दुनिया में री इन्वेस्टमेंट रिस्क कहते हैं। तो अगर आपने कोई आज योजना में निवेश किया है जहां पर 6% का ब्याज मिल रहा है और वो 5 साल की अवधि है, संभावना इस बात की ज्यादा है कि 5 साल के बाद जब आप उसको रिन्यू करने जाएंगे तो आपको 6% ब्याज नहीं मिलेगा, आपको 5, 4 या 3 ही मिलेगा। ये तय है। तो इसलिए उस वक्त आपकी उम्र के साथ साथ मेडिकल फैसिलिटीज ज्यादा जरूरत होगी, महंगाई बढ़ चुकी होगी, तो आपको ज्यादा पैसों की जरूरत होगी। अब आप तो सेवानिवृत्त हो गए, ज्यादा पैसा आएगा कहां से? तो आपको दूसरा बकेट ऐसा बनाना होगा जहां पर आपको अपने निवेश पर इस पहले बकेट के मुकाबले ज्यादा आमदनी, और ज्यादा आमदनी कब होती है ब्रिगेंद्र जी, जब उसमें इक्विटी का समावेश होता है, तो उसको हम हाइब्रिड फंड बोलेंगे। तो 5 साल से लेके 8 वर्ष के बीच की अवधि के लिए, या मैं तो 10 वर्ष का होगा, 5 से 10 वर्ष की अवधि के लिए, रिटायरमेंट के बाद की, रिटायरमेंट के 5 साल तो पहला बकेट हो गया, तो रिटायरमेंट के 6वें साल से लेकर 10वें साल तक दूसरा बकेट हो गया। इस दूसरे बकेट में आपको म्यूचुअल फंड की हाइब्रिड स्कीम्स में पैसा जमा करना चाहिए। और रिटायरमेंट के 10वें साल के बाद, राइट, 10 साल खत्म हो गए, वो पैसा आप पूर्ण रूप से 70%, 80% एक्सपोजर वाली एक अच्छी डाइवर्सिफाइड इक्विटी स्कीम में निवेश करें, ताकि 10 वर्ष के पश्चात आपने उस पैसे को बिल्कुल नहीं छेड़ा है। 10 वर्ष में इक्विटी का रिस्क कम हो जाता है, इक्विटी समुचित धन का निर्माण कर पाती है। उस बकेट को आप पहली 2 बकेट में जोड़ लेते हैं और आपका कैपिटल बढ़ जाता है, तो गिरे हुए इंटरेस्ट रेट के साथ भी आप अपने बढ़ते हुए खर्चों का सामना कर सकते हैं। ये बहुत सुंदर व्यवस्था है, बहुत कामयाब तरीका है, जो कि बहुत बड़े पैमाने पर यूरोप में और अमेरिका में अपनाया जाता है। और निसंदेह इसी बात से प्रेरणा लेके HDFC म्यूचुअल फंड ने एक ऐसी योजना का निर्माण किया जिसका नाम ही हमने रखा है रिटायरमेंट सेविंग फंड, और इसमें तीनों प्रावधान किए हैं, राइट। एक ऐसा व्यक्ति जो कि रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस का निर्माण करना चाहता है, धन का निर्माण करना चाहता है, वो HDFC की रिटायरमेंट फंड का जो इक्विटी वाला हिस्सा है, प्योर इक्विटी वाला हिस्सा है या इक्विटी उन्मुख जो हिस्सा है, उसमें निवेश करें। वहां पर मिनिमम 80% पैसा उनका इक्विटी में रहेगा। 5 वर्ष हो गए हैं मगिंद्री जी इस योजना को आए हुए, और 5 वर्षों का कार्य निष्पादन आपको इंटरनेट पे मिल सकता है। उतार चढ़ाव के बाद भी पिछले 5 सालों का अगर रिटर्न देखूं तो बड़ा अच्छा रिटर्न है और बेंचमार्क उसने बीट किया। दूसरा है हाइब्रिड। अगर आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा है तो हम आपको ये निवेदन करते हैं कि आप हाइब्रिड तरीके में निवेश करें, क्योंकि अब आपके पास रिटायरमेंट होने में 15-20 वर्ष का समय है। तो 15-20 वर्ष के समय में क्या होता है कि आपको एक डेट और इक्विटी का संतुलन होना चाहिए, उसमें थोड़ा बहुत डेट होना चाहिए, ताकि क्या होता है कि जब भी बाजार गिरता है, हम जानते हैं कि बाजार का गिरना
तो तय है, क्योंकि बुल्स एंड बियर्स आर इंसेपरेबल पार्ट ऑफ इक्विटी। निसंदेह इस बात को स्वीकार करना होगा कि इक्विटी में उतार चढ़ाव आते हैं। अब आपके पास केवल 20 वर्ष का समय है सेवानिवृत्त होने में, तो उसमें कभी कभी आपको मौके मिलते हैं मृगेश जी। वो मौके क्या होते हैं? जब बाजार यकायक गिर जाता है, जैसा 2020 में हुआ। ऐसे में अगर कुछ पैसा आपने डेट में रखा है, तो फंड मैनेजमेंट को या फंड मैनेजर को या निवेशक को मौका मिलता है उन सस्ते भावों पे इक्विटी में निवेश करके अपने रिटर्न को बढ़ाने। राइट, इसको हम एक तरह से इसको आप फ्लेक्सिबल एसेट एलोकेशन कह सकते हैं, इसको आप डायनामिक एसेट एलोकेशन कह सकते हैं। ये इक्विटी में एक अतिरिक्त रिटर्न को पाने में सहायता प्रदान करता है। तो जो व्यक्ति 40 साल की उम्र को प्राप्त कर चुके हैं, उनके लिए हम ये निवेदन करते हैं कि आप एचडीएफसी रिटायरमेंट फंड का जो हाइब्रिड प्लान है उसको देखें। उसमें मिनिमम 65% तक इक्विटी रहेगा और 35% तक डेट में जा सकता है, जैसा कि फंड मैनेजर को अवसर नजर आता है। उसके पश्चात आप 50 साल की उम्र को पार कर गए, आप 55 साल की उम्र को पार कर गए, आप 60 साल के आसपास पहुंच गए हैं, तो आपका इक्विटी एक्सपोजर कम हो जाना चाहिए। उसको हम सेविंग फंड कहते हैं। वहां पर मैक्सिमम इक्विटी 25% होगी, 75% आपका डेट में चला जाएगा और जो फंड की स्टेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि एचडीएफसी रिटायरमेंट फंड आपको 3 बकेट प्रदान करता है। राइट, तीनों ही बकेट आपको प्रदान करता है। एक खूबसूरत बात आपको मैं कहते चलूं, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, जरूरी नहीं है कि सच हो और साबित हो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर किसी फंड में स्थायित्व है तो उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, उसमें विचलन कम होता है। तो रिटायरमेंट फंड में क्या है मृगेंद्र जी, कि 5 साल का एक तरह से रोक लगा दी जाती है पैसा निकालने। अब कोई व्यक्ति 60 वर्ष से पहले निवेश करता है, राइट, तो उसको 5 साल तक पैसा रखना ही है। फंड मैनेजर को भी मालूम है 5 साल तक ये पैसा रहेगा, जल्दी निकलने वाला नहीं है। तो वो उस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी को बना सकता है, अपनी रणनीति को बना सकता है। और जब कभी इक्विटी में स्थायित्व आता है तो मेरा ये मानना है कि फंड मैनेजर को ज्यादा आजादी मिलती है, ज्यादा अवसर मिलते हैं और ज्यादा बेहतर तरीके से वो निधि का प्रबंधन कर पाता है। तो ये एक बड़ी खूबसूरत चीज है रिटायरमेंट फंड के अंदर, जो मुझे लगती है ध्यान देने योग्य है। और क्योंकि ये लॉन्ग टर्म फंड है, क्योंकि ये 40 साल 30 सालों तक लोग पैसा रखने वाले हैं, तो फंड मैनेजर को उसी प्रकार से एक न केवल क्षमता प्राप्त होती है, आत्मविश्वास भी प्राप्त होता है इस फंड को बेहतर तरीके से निवेश करने के। क्योंकि जो ओपन एंड इक्विटी स्कीम है उसमें कभी भी लोग आते हैं और कभी भी लोग जाते हैं, तो व्यवस्था फंड मैनेजर को उसके हिसाब से करनी होती है। तो ये मेरा व्यक्तिगत बायस है, मैं ये नहीं कहता कि ऐसा ही होता है, पर इसकी बहुत बड़ी संभावना है कि आपको इस फंड में स्थायित्व ज्यादा मिले। तो अगर आप रिटायरमेंट में पैसा एकत्र करना चाहते हैं तो मैं यही निवेदन करूंगा कि एक डाइवर्सिफाइड प्योर इक्विटी फंड के मुकाबले उसी इक्विटी में पैसा जरिए रिटायरमेंट फंड के डालें, ये अच्छा है। एक तीसरा लाभ भी आपको प्राप्त होगा अगर आप जरिए रिटायरमेंट फंड के पैसे डालेंगे, और वो ये है कि सरकार इस बात को चाहती है कि हिंदुस्तानी नागरिक उत्साहित हो, वो अपने रिटायरमेंट के लिए काम करे। तो सरकार ने एक व्यवस्था दी है कि अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो आपको सेक्शन 80C का लाभ प्राप्त होता है, तो आप थोड़ी टैक्स में भी बचत कर सकते हैं। तो एक प्योर इक्विटी फंड के मुकाबले आप इसके जरिए निवेश करेंगे तो आपको टैक्स बचत होने से आपका निवेश टेक्निकली कम हो गया, तो उतना आपका रिटर्न भी बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप रिटायरमेंट के लिए धन एकत्र कर रहे हैं तो ये एक बहुत ही अच्छी स्कीम है जिसको कि आप निवेश कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि अपने सलाहकार से जरूर सलाह लें और उसके पश्चात ही निर्णय। बहुत बहुत सही कहा शर्मा साहब, आपने बहुत खूबसूरती से इसको एक्सप्लेन किया। कि एक तो रिटायरमेंट के तीनों बकेट के बारे में आपने बताया और तीनों फंड्स जो अपने पास उसके बारे में आपने जानकारी दी। और आपने बिल्कुल सही कहा कि रिटायरमेंट नोमेनक्लेचर चूंकि इस फंड में एडेड है, तो एक साइकोलॉजिकल भी बहुत बड़ा बेनिफिट इन्वेस्टर्स को मिलता है कि कोई भी इमरजेंसी कंडीशन आती है, लाइफ में आती रहती है, तो लोगों को बाकी जो फंड्स होते हैं वहां से पैसे शायद निकल जाए, मगर रिटायरमेंट फंड में अगर ये क्लोज इंडेड है और निकालने की सुविधा उतनी आसान ना हो, और एक कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल भी रहेगा कि रिटायरमेंट के लिए पैसा मैंने जमा किया हुआ है, तो शायद उससे लोग ना छुएं, और नहीं छुएंगे तभी जाके बड़ा कॉर्पस उनके रिटायरमेंट पे वो मिल पाएगा। अगर बार बार विड्रॉ करेंगे तो पैसा बड़ा नहीं मिल पाएगा। मैं आपको एक खूबसूरत उदाहरण दे सकता हूँ मृगेंद्र जी इस पे। मैंने जीवन का वो पक्ष भी देखा है जब हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बहुत छोटी अर्थव्यवस्था थी, हमारी जीडीपी बहुत छोटी थी, पर कैपिटा इनकम बहुत कम थी। तो जैसा देश है वैसा ही परिवार होता है।
तो मेरे पिता ने जब काम करना शुरू किया तो हमारे जीवन में वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने व्यवस्थित रोजगार शुरू किया एक तरह से, जिनके की रेगुलर इनकम आया करती थी और वो घर में सबसे बड़े थे। तो खर्चे घर में बहुत ज्यादा थे। तो उम्र के एक बड़े हिस्से में वर्किंग लाइफ में वो अच्छी तरह से बचत नहीं कर पाए, और जब कभी भी बचत करते थे उस जमाने में एफडी चलती थी, अब अचानक से कोई बड़ा खर्चा आता था तो एफडी हमेशा तोड़ दी जाती थी। वेरी ट्रू। वो एफडी कभी भी अपनी अपनी लॉजिकल उम्र को पहुंचती नहीं थी। करेक्ट। लेकिन पिता सरकारी नौकरी में थे ब्रजेंद्र जी, हर जरूरत के लिए पीएफ तो नहीं निकाला जा सकता ना, नहीं, वेरी ट्रू। वो पीएफ कभी निकाल नहीं पाए। और जब रिटायरमेंट हुआ तो वही पैसा उनके पास में था और जो बड़ी धनराशि बन गई थी। आप जानते हैं वो बड़ी धनराशि क्यों बनी? क्योंकि वो निकाल नहीं पाए। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। अगर सरकार निकालने देती ना तो वो पैसा भी निकल जाता। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। इसको भावनात्मक दबाव कहते हैं। तो जो रिटायरमेंट शब्द है ना, ये शब्द अपने आप में उस इन्वेस्टमेंट को पवित्र बना देता है। आप आसानी से उस पैसे को नहीं निकालते। करेक्ट। और आपको हमेशा याद दिलाता है कि भाई ये रिटायरमेंट के लिए मैंने Exactly. पैसे रखे हुए हैं। समय तो मिलता है और समय से एक सबसे बड़ी चीज होती है, एक सबसे बड़ा जिसको मैजिक बोलते हैं, कंपाउंडिंग, राइट? करेक्ट। और पैसा कंपाउंडिंग से बनता और किसी चीज से नहीं बनता। और राइट। कंपाउंडिंग को टाइमिंग सिर्फ से एक ज्यादा चीज टाइम चाहिए। इज इम्पोर्टेंट, ये हमेशा और कहा जाता है कंपाउंडिंग को लोग। सिर्फ यस, और कंपाउंडिंग को सिर्फ एक चीज चाहिए, आपका समय। समय। वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। तो ये फंड इसलिए बहुत बेहतर है। हाँ, मैं इसमें जस्ट एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे कि नॉर्मली जैसे हम लोग बात करते हैं तो जब भी रिटायरमेंट कॉर्पस बनाने की बात करते हैं उस उम्र में, तो एसआईपी के जरिए कहते हैं कि आप रिटायरमेंट का कॉर्पस बनाइए। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, कितना परसेंट एक आम निवेशक को अपने इनकम का रिटायरमेंट के लिए अलग करना चाहिए जब वो एक्युमुलेशन फेज में है खास के? ब्रिगेड जी, ये बड़ा अद्भुत सवाल आपने पूछा और ये सवाल मुझे बहुत रोमांचित करता है, क्योंकि जब मैं इस व्यवसाय में आया, मैं रिसर्च में था और जब मैं काम करने लगा तो मेरे घर में मेरे माता पिता को कोई अनुभव नहीं था निवेश का। इक्विटी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। मेरे जो टीचर्स थे उनको भी कोई अनुभव नहीं था निवेश का, इक्विटी में निवेश तो बिल्कुल नहीं किया किसी ने। तो मुझे कोई बताने वाला नहीं था, मार्गदर्शन करने वाला नहीं था कि आप निवेश कैसे करें। और जब मैंने काम करना शुरू किया था उस जमाने में वित्तीय सलाहकार जैसे भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था, राइट? बहुत ज्यादा हुआ तो एक एजेंट हुआ करता था जो सिर्फ एक कलेक्शन के काम किया करता था कि आपसे पैसा लेके जाएगा और जहां पर निवेश करना है वहां पर निवेश करेगा। ऐसी कोई एक प्लानिंग जैसी व्यवस्था नहीं। तो मुझे उम्र के 10-12 साल लग गए उस कामयाब तरीके को तलाश करने में जिससे आप कामयाब निवेशक, राइट? मेरा और मेरे छोटे भाई में उम्र में बहुत फर्क है और मैंने ये प्रण कर लिया कि ये गलती मैं उसको नहीं करता। तो मैंने एक बहुत सुंदर चीज देखी ब्रिगेड जी, अगर आप नौकरी करते ही बचत करना शुरू करें और आप एग्रेसिव इन्वेस्टर बन जाएं, 25% की सेविंग कर लें और हिंदुस्तान के बाजारों में जो रिटर्न आपको दिया, इक्विटी बाजार ने जो आपको रिटर्न दिया है ना, ऐसा ही रिटर्न इक्विटी बाजार आपको देते रहें या उससे 3% कम भी दे रहे हैं। 15% दिया, मैं 12% करता हूं, 12% भी रिटर्न दे दे तो 13वें साल का अंत होते होते आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि 13वें साल में आपने जो निधि एकत्र की है ये इतनी बड़ी हो जाएगी कि इससे प्राप्त पैसिव इनकम आपकी नौकरी की एक्टिव इनकम से ज्यादा हो जाए। वेरी करेक्ट। तो आपको जो सवाल में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जितने भी युवा श्रोता इस बात को सुन रहे हैं उनसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है, युवा अवस्था में नौकरी के पहले 10-12 साल में इस सवाल न पूछें कितना निवेश किया जाए, क्षमता अनुसार अधिकतम जितना कर सकते हैं निवेश करें, जितना कर सकते हैं करें। क्योंकि अगर आपने 10-12 साल निवेश कर लिया तो मैं यकीन से कहता हूं आप किसी भी तरह के एक्सेल शीट को खोल दीजिए, गणित लगा लीजिए, 15वें साल के बाद आप भले ही बचत ना करें तो भी उम्र आराम से निकल जाएगी। और पहले 15 सालों में आप शिथिल रहे बचत करने में तो सेकंड इनिंग्स में आपको इनिंग्स बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वेरी करेक्ट, वेरी। फिर आपको अपनी सैलरी में 40 साल की उम्र में, 45 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में जब बच्चों की मोटी मोटी फीस भरनी होगी तब दबाव होगा कि किस तरह से 50% की सेविंग करें। ये दबाव बढ़ता जाएगा, ये दबाव बढ़ता जाएगा, राइट? तो मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि आप जहां तक यथासंभव अधिक से अधिक सेविंग करें और जो युवा सौभाग्यवश अपने माता पिता के साथ रहते हैं और नौकरी कर रहे हैं, कोशिश करें कि उनके साथ ही रहें तो आपकी सेविंग्स बहुत बढ़ जाएगी और आप बेहतर जीवन अपना निकाल पाए।
अगर आपने बिल्कुल सही कहा, अभी कोविड के टाइम में चीजें जब बहुत डिफिकल्ट हुई, मगर इसका दूसरा पहलू ये हुआ है कि वर्क फ्रॉम होम के कारण बच्चे अपने अपने शहरों से अपने माता पिता के शहरों में आ गए, यस, यंग बच्चे यस। खास, और उनकी सेविंग काफी बढ़ी है। जो हम लोग देखते काफी हैं बढ़िया। कि अपने सैलरी के 40, 50, 60% तक वो पैसा बचा पा रहे हैं। निश्चित रूप से जो यस। आपने कहा कि इनका उसका इम्पैक्ट उनको आने वाले दिनों में बहुत ही सुंदर मिलने वाला है। और ये एक बिल्कुल, डेढ़ साल में बिल्कुल। हम लोगों ने देखा यंगस्टर्स के जो किटीज बनते जा रहे हैं एसआईपी के जरिए, वो जबरदस्त है। तो सर एक और हम्म। जस्ट लास्ट इसको कंप्लीट करने ये से एक और ये कुछ ये मैं पूछूंगा। कहूंगा सर, जी। कोविड जरूर प्रलय लेके आया है, लेकिन हिंदुस्तान का दर्शन ये कहता है कि प्रलय में ही निर्माण भी होता वेरी ट्रू, है, राइट? वेरी ट्रू। तो हर ये प्रलय में आपके निर्माण, हम लोग तो ये इसी को वही हो मानते रहा ही हैं है। सर, इसी को मानते हैं हम लोग, प्रलय में ही निर्माण। तो ये एक नए भारत का निर्माण होगा इस प्रलय में, निश्चित रूप से सर। बिल्कुल। सर एक और जस्ट लास्ट पूछना चाहूंगा आपसे कि 60 या 65 के बाद, रिटायरमेंट के बाद एक कंफ्यूजन होती है, क्योंकि एक आदत पुरानी है ब्याज को लेकर कि ब्याज कितना मिलता है। और म्यूचुअल फंड राइट। में जब भी हम लोग बात करते हैं, एसडब्ल्यूपी की बात करते हैं, सिस्टमेटिक विड्रॉल की बात करते हैं, या पहले जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है थोड़ी बहुत, लेकिन मेजोरिटी टाइम टैक्स एफिशिएंट के कारण हम लोग एसडब्ल्यूपी की ही बात करते हैं। तो क्यों एसडब्ल्यूपी बेहतर है, इस पे थोड़ा सा प्रकाश अगर आप डालें। मैं ये तो दावा नहीं करता मृगेंद्र जी की एसडब्ल्यूपी तब भी बेहतर रहेगी जब आप 60 साल के होंगे, क्योंकि राइट। सुनने वाला मेरा मेरा जो दोस्त है इस वीडियो में, वो 25 साल का भी हो सकता है, 30 साल का भी हो सकता है, तो 60 साल होने में 30 साल बाकी है। लेकिन जो वर्तमान कर व्यवस्था है हम्म। उसके लिहाज से अगर मैं बात करूं, तो आप देखिए कि एक बेहतर जीवन जीने के लिए आपको इतनी निधि का निर्माण करना ही होगा कि उससे जो आपको ब्याज मिलेगा उससे आप 30% ब्रैकेट में आ जाए, राइट। राइट? और आपको 10, 20 और 30% के हिसाब से उसके ऊपर सरकार को कर देना होगा, राइट? डिविडेंड भी आप लेते हैं तो उसी हिसाब से आपको टैक्स देना होगा। लेकिन अगर आप अपने अपने कॉर्पस को ग्रो होने देते हैं, उसमें से ना डिविडेंड लेते हैं ना इंटरेस्ट लेते हैं, और उसके एनएवी को ग्रोथ होने देते हैं, और उसको आप विड्रॉल करते हैं, तो राइट। जब आप विड्रॉल करते हैं तो कर व्यवस्था में इसको कैपिटल गेन कहते हैं। करेक्ट। अब कैपिटल गेन आपकी दूसरी इनकम में जुड़ता नहीं, और ब्याज आपकी इनकम में जुड़ जाता है, राइट? कैपिटल गेन की व्यवस्था अलग है। और कैपिटल गेन में क्या है मृगेंद्र जी, अगर आप इक्विटी में कैपिटल गेन कर रहे हैं तो 10% का टैक्स लगता है, और डेट फंड में अगर आप विड्रॉल कर रहे हैं तो 20% का टैक्स लगता है 3 साल के बाद, वो और भी इक्विटी में इंडेक्सेशन, 1 साल के बाद, और वो भी इक्विटी में इंडेक्सेशन। 1 साल के बाद, और डेट में इंडेक्सेशन की व्यवस्था भी है। करेक्ट, करेक्ट। तो हिंदुस्तान में जो महंगाई है ना, 5-6% की महंगाई है ना, उसके हिसाब से अगर मैं आपको मोटा मोटा औसत बताऊं, तो डेट का टैक्सेशन और इक्विटी का टैक्सेशन करीब करीब एक ही बराबर जैसा हो हो जाता है, जाता वेरी ट्रू, वेरी, है कई बार तो इंडेक्सेशन डेट को का मिला टैक्सेशन के, कम हो जाता है सर। ठीक है? तो जितने भी निवेशक 30% ब्रैकेट में आते हैं, वो 20% तक अपने टैक्स को बचा सकते हैं अगर वो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान करते करेक्ट, वेरी ट्रू। हैं। एक दूसरा फायदा है, और दूसरा फायदा ये है, इंटरेस्ट इंटरेस्ट कुछ समय के लिए रेगुलर रहता है, फिर बदलता रहता है, हम्म। तो हमेशा बदलता रहता है। हम्म। पर सिस्टमेटिक विड्रॉल आप अपनी जरूरतों के हिसाब से व्यवस्थित कर सकते हैं। वेरी करेक्ट, जो वेरी विड्रॉल आप करेक्ट। कर रहे हैं ना, वो उसका फ्लो जो है ना, उसका जो फ्लो है, कैश फ्लो, वो कैश फ्लो आप बहुत ही रेगुलर कर सकते हैं अपने हिसाब से। वेरी ट्रू। किसी को ज्यादा चाहिए तो ज्यादा, कम चाहिए तो कम, अभी ज्यादा चाहिए तो ज्यादा, कल कम चाहिए तो कम, जैसा भी फ्लो आप चाहते हैं वो फैलो, उस फ्लो का आप निर्माण कर सकते हैं। इंटरेस्ट में ये आपके नियंत्रण में नहीं, तो आपका नियंत्रण भी नहीं है और टैक्स भी ज्यादा, वहां पर फ्लो आपके नियंत्रण में भी है और टैक्स भी कम। वो ज्यादा कर सुंदर व्यवस्था है, पर वो आज के दौर की बात है। 20, 30, 25 साल बाद क्या होगा वो मुझे मालूम नहीं, पर वो उसका एग्जैक्टली, तब का तब देखेंगे, तब वेरी का ट्रू। तब देखेंगे, जब तक ये व्यवस्था लागू है तब तक उसका बेनिफिट हम तब आप तक उसका उठा सकें, बेनिफिट हमारे इन्वेस्टर उठा सकें, हम लोग यही है। बात कह रहे हैं और कहते रहेंगे जब तक ये टैक्स व्यवस्था लागू है। सर राइट। बहुत सारी बातें आपने कही, बहुत सारी बातें, खास के एचडीएफसी रिटायरमेंट सेविंग फंड, जो कि अपने आप में एक कंप्लीट सॉल्यूशन के रूप में रिटायरमेंट के लिए हो सकता है हर एज के निवेशकों के लिए, चाहे वो बिगनिंग लाइफ में हो, चाहे मिड लाइफ में हो, या ऑलरेडी रिटायरमेंट के इर्द गिर्द पहुंच चुका हो। तीनों आयाम के लिए बहुत ही अच्छा आपने उसको डिस्क्राइब किया, और वो 3 बकेट की स्टोरी मैं याद भी रखूंगा और इसे बार बार दोहराऊंगा भी।
और मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे लोग इसे याद रखें ताकि चीजें आसान होगी लाइफ में। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच शर्मा साहब, आपसे बात थैंक यू करके वेरी तो मच सर, हमेशा ही बहुत बहुत अच्छा शुक्रिया। लगता है और जल्द ही बहुत फिर बहुत हम लोग शुक्रिया। मिलते हैं। थैंक यू आपने अवसर नमस्कार प्रदान किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, थैंक जय यू हिंद। सर नमस्कार। अभी आपने सुना कृष्ण शर्मा जी को, उन्होंने बड़े ढंग से सिंप्लीफाई तरीके से एक्सप्लेन किया कि रिटायरमेंट सॉल्यूशन जो 3 बकेट थ्योरी दी कि किस तरह से किया जा सकता है पोस्ट रिटायरमेंट, और इवन एकुमुलेशन में कैसे करके आप रिटायरमेंट का कॉर्पस बिल्ड कर सकते हैं। और खास के HDFC रिटायरमेंट सेविंग फंड जो 3 प्रारूपों में 3 तरीके से अलग अलग एसेट एलोकेशन के आधार पर उपलब्ध है, उसके बारे में भी जानकारी दी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी जानकारी आपके काम आएगी और उसके बेसिस पे आप आगे कुछ सोचेंगे रिटायरमेंट, अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग को लेके। निश्चित रूप से मेरी भी सुझाव यही होगी आपको कि रिटायरमेंट प्लानिंग करने से पहले खुद अपनी ड्यू डिलिजेंस या तो खुद करें या जो भी आप जिन भी इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल के साथ जुड़े हैं उनके साथ डिस्कस करें कि आपके लिए बेस्ट क्या सूटेबल हो सकता है। आज फिर चूंकि मैंने म्यूचुअल फंड की बात की है तो मैं ज़रूर कहूँगा जो 2 डिस्क्लेमर आज फिर बात करूंगा कि म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, सो रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली, एंड सेकेंडली मैं खुद एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। सो थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।